बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है, 2-3 खबरें आपसे शेयर करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को घेरने की कोशिश की जा रही है, उनको नाअहल, उनकी गिरफ्तारी ये प्रायोरिटी है, लेकिन एक एक करके उनके खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं उनके गुब्बारे से हवा निकलती जा रही है और इमरान खान साहब आहिस्ता आहिस्ता सुरखरू हो रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि 3.5 सालों में एक भी केस जो है वो करप्शन का उनके खिलाफ नहीं मिला और पूरे 15 महीने गवर्नमेंट के इदारों ने, तमाम की तमाम रियासती मशीनरी, हुकूमती मशीनरी, उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन करप्शन का कोई केस नहीं मिला। इस दौरान अरबों के प्रोजेक्ट्स हुए हैं और सीपैक भी चलता रहा है, सब कुछ होता रहा है, बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आती रही है, इमदाद भी आती रही है, सड़कें भी बनी हैं, पुल भी बने हैं, सब कुछ हुआ है, पावर प्रोजेक्ट्स भी हुए हैं, लेकिन कोई एक भी करप्शन का केस ना इमरान खान के खिलाफ, ना उनकी काबीना के किसी वजीर के खिलाफ बरामद हुआ है। साबित तो बहुत दूर की बात है, बरामद हुआ है। तो इसलिए अब 2 केस हैं। एक साइफर के मामले में भी आज गुब्बारा फट गया और FIA के सामने इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो ऐसी स्टेटमेंट है कि उसके बाद कोई पागल ही होगा, कोई बेवकूफ़ी होगा, इस मामले को आगे लेके जाएगा। इमरान खान साहब ने आज साइफर के केस में तहकीकात के दौरान FIA को क्या कहा वो ज़रा सुनिए, और उसके बाद फिर एक और ख़बर है, उस पर भी मैं आऊँगा, और फिर तीसरी खबर, ये 3 खबरें आपसे दूंगा और आखिर में आपको बताऊंगा कि जनाबे नून लीग और शरीफ फैमिली के कैंप में इस वक्त कितना ज़्यादा सोग है, क्योंकि जो उन्होंने एक प्लान तरतीब दिया था वो सारे का सारा दबड़दूस हो चुका है, ज़मीन बोस हो चुका है। सुनिए इमरान खान साहब ने FIA के सामने क्या स्टेटमेंट दिया। लेकिन इस पर साबित होगा इंशाल्लाह कि कोई कानून पाकिस्तान का मैंने नहीं तोड़ा। जो सीक्रेसी एक्ट होता है पाकिस्तान का, वो इसके अंदर बिल्कुल मेरे पे लागू नहीं होता। और वही मैंने बातें आज वहां जाके की। मैंने उनको समझाया कि जो साइफर होता है, साइफर एम्बेसडर जो भेजता है फॉरेन ऑफिस में, वो जिस खुफिया कोड में आता है वो फॉरेन ऑफिस में रह जाता है। जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ, DGISI और जो कैबिनेट के सेक्रेटरी के पास आता है, वो सिर्फ जिसको पैराफ्रेज कहते हैं, यानी उसका मफहूम आता है, या उसके अंदर सीक्रेट कोड नहीं होती जो हमारे पास आता है। सीक्रेट कोड सिर्फ फॉरेन ऑफिस के पास रह जाती है। तो पहली चीज तो ये कि मैंने कोई सीक्रेट कोड, उसकी तो हमारे पास आई नहीं, तो उसका सवाल ही नहीं पैदा होता कि सीक्रेट कोड हम आम कर दें, यानी कानून तोड़ें। दूसरी चीज मैंने उनको ये समझाया कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कॉल कर सकता है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में सारे सर्विस चीफ्स होते हैं, आर्मी चीफ, एयरफोर्स, जॉइंट चीफ और नेवी के चीफ, ये सब बैठे होते हैं उसमें। और उसमें फिर हमारे फॉरेन ऑफिस भी होता है और हमारे जो सीनियर मेंबर्स होते हैं। ये फोरम होता है सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का, ये फैसला करता है। इसके सामने मैंने वो आके रख दिया साइफर, यानी उसका जो मफहूम था, वो फैसला करता है कि अमेरिका को पाकिस्तान के मामलों में मुदाखलत करने के लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे, डिमार्च देंगे। वो सबसे बड़ा फोरम फैसला करता है। तो जब उसने फैसला कर दिया डिमार्च देने का, तो ये भी आज किस चीज पर डिमार्च देना था, क्योंकि उन्होंने धमकी दी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, एम्बेसडर को उसने धमकी दी डोनाल्ड वुड के, इसको हटाओगे नहीं तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। ये था उसका। उसमें और भी जिस तरह चीजें मैं बता चुका हूं कि इमरान खान खुद ही रूस चला गया था। ये कौन फीड कर रहा था, ये सबको पता है कि जिसके लिए ये पैगाम आया था वही फीड कर रहा था अमेरिकन को कि इमरान अकेला अपने फैसला करके तो चला गया रूस, जिस तरह के बाकी कोई ना, मैंने किसी और फॉरेन ऑफिस और किसी से मुशावरत नहीं की थी। जो एम्बेसडर असद मजीद कहते रहे कि ये गलत है, क्योंकि सबको पता था, इस 1 महीने पहले से पूरा प्लान बना हुआ था वहां जाने का, रूस का। अब मैं जिस मामले पे आना चाहता हूँ, जो असल ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है। अब इसमें खान साहब एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं और वो ब्रेकिंग न्यूज़ है अल कादर ट्रस्ट, जो कि इतना बड़ा एक हवा खड़ा किया गया है। एक अल कादर यूनिवर्सिटी बनी और वो जो कभी वो 190 मिलियन पाउंड कह दिया जाता है, कभी कुछ कह दिया जाता है, जो बरतानिया के साथ सेटलमेंट हुई और 190 मिलियन पाउंड आया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में वो मौजूद है। उसके बारे में खान साहब के पास एक अहम तरीन डॉक्यूमेंट उनको हाथ लग गया है और उसमें भी साइफर में भी जनरल बाजवा फंस रहे हैं और अल कादर ट्रस्ट के बाद एक और केस है, उसमें भी जनरल बाजवा साहब फंस रहे हैं। अब जरा अल कादर ट्रस्ट के बारे में सुनिए कि क्या बताते हैं। उनके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट आ गया खान साहब के पास। मान है, अल्लाह हक है,
जब मेरे ऊपर इन्होंने इतने ज्यादा केसेस किए, मेरे ज़हन में भी नहीं आया इस मुल्क से बाहर जाने का। जिस तरह आपको पता है, यहाँ जैसे ही इक़्तिदार से उतरते हैं तो सीधी जाते हैं जिधर इनके पैसे पड़े होते हैं, जिधर इनके बड़े बड़े महलात होते हैं, जिधर चोरी का पैसा वहां भेजते हैं, ये सारे बाहर भाग जाते हैं। नवाज शरीफ, जरदारी, ये सब, और उनके नीचे वजीर भी बाहर भाग जाते हैं जिनको डर हो कि उन्होंने पैसा चोरी किया। लेकिन मैंने तब से कहा था कि मैं यहीं रह के सारे केस लड़ूंगा, और क्योंकि मेरा अल्लाह में पूरा ईमान है। इज्जत भी वो देने वाला है, जिल्लत भी उधर से ही आती है, और वो आती है इंसान के अमाल की वजह से। तो अगर मेरा ज़मीर कहता है कि मैंने कोई गलत नहीं किया, तो मुझे मेरा ये ईमान है कि वो ऊपर वाला मुझे ना कभी जलील होने देगा, ना कोई मुझे जलील कर सकेगा। और सच वो है, अल हक है, और वो सच सामने आना है। अब ये जरा सच सामने क्या है। मुझे चेयरमैन नैब ने, और जिसके ऊपर मैंने हरजाना किया हुआ है, उसने जो मेरे वारंट वाले, और जिस तरह मुझे कमांडोज ने मुझे वहां से उठाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, सारी दुनिया में बताया गया जिस तरह मुजरिमों की तरह, और डंडे मार के और मार धाड़ करके मुझे वहां से लेके गए, तो सारी दुनिया में बताया गया कि इमरान खान को करप्शन में उठाया गया। याद रखें कि मुझे दुनिया जानती है क्रिकेट के जमाने से, और क्रिकेट के जमाने से जो दुनिया जानती है। अब दूसरी चीज ये देख लें कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा, अगर इन पाकिस्तानी कौम ने किसी को अपने पैसे से ट्रस्ट किया है, जिसको इत्मीनान है कि वो पैसे उनकी चोरी नहीं करेगा, वो इमरान खान है। जितना पैसा मुझे दिया गया है लोगों ने अस्पताल बनाने में, अस्पताल चलाने में, दूसरा अस्पताल, तीसरा अस्पताल जो अब इंशाल्लाह कराची में बन रहा है, और फिर नमल यूनिवर्सिटी, और फिर ये अल कादर यूनिवर्सिटी, ये सारा लोगों के पैसे पे, क्योंकि लोग इत्मीनान करते हैं। और ये सारी मैं बनाया उन लोगों के लिए, ना जो वो कैंसर का इलाज करवा सकते हैं, और ना वो आला तालीम ले सकते हैं यूनिवर्सिटीज में, और पैसे देते जा रहे हैं। तो उस आदमी को, और खासतौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो मुझे सबसे ज्यादा पैसा भेजते हैं, उनके सामने कहना कि ये चोरी के ऊपर पकड़ा गया है, सारी दुनिया में मेरी तौहीन की। मैंने इसलिए नैब चेयरमैन के ऊपर हरजाना किया हुआ। और अब जो मेरा केस है वो और मजबूत हुआ है। और वो मजबूत कैसे हुआ, ये जरा मैं अब आपको बताता हूँ कि अल्लाह की तरफ से वो अल हक है, उसका वादा है कि सच सामने आना है। ये बहुत ज़रूरी, एक खान साहब एक खबर ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स आए हैं कि अल कादर ट्रस्ट में हुआ क्या, माजी में क्या होता रहा, और ये नैब में इंक्वायरी कैसे शुरू हुई और कैसे बंद हुई, और एक डेड केस को उठा के ये दोबारा उठाया गया है, निकाला गया है। सुनिए जी। 21 अप्रैल 2020, आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले, सॉरी, आज से 3 साल पहले, आज से 3 साल पहले एग्जीक्यूटिव बोर्ड नैब की मीटिंग होती है, और उसके मिनट्स अब मेरे पास हैं। 342nd जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग थी, उसका मिनट्स मेरे सामने है। अब मिनट्स के अंदर क्या चीज आती है सामने, पहले तो बताऊं उस बोर्ड मीटिंग में बैठा कौन था। चेयरमैन नैब, डीजी ऑपरेशंस कौन था, जाहिर शाह इस वक्त डिप्टी चेयरमैन नैब है। इस वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल बैठे हुए थे, वो अभी भी प्रोसिक्यूटर जनरल है, और एक और डीजी, एक और बैठे थे इरफान मंगी, और एक और हुसैन, उस वक्त के डिप्टी चेयरमैन बैठे हुए थे। ये हाई पावर्ड मीटिंग के अंदर क्या फैसला होता है? ये फैसला होता है कि जनाब मलिक रियाज की और अली रियाज का वो केस था, जो उनका बेटा मलिक रियाज का, उसके ऊपर फैसला किया जाता है कि ये जो हम इंक्वायरी कर रहे हैं, और किस चीज पे इंक्वायरी कर रहे हैं, तब यही जो मलिक रियाज का जो डील हुई थी एनसीए के साथ, ये जो पैसा आया था, जो इन्होंने कहा कि मैंने, क्योंकि अल कादर उसने मलिक रियाज ने स्पॉन्सर की थी, इसलिए मैंने उसको फायदा करवाया था। अब ये सोच लें कि 3 साल पहले नैब के अंदर ये इंक्वायरी शुरू हुई, और इनको पता था, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो डिप्टी चेयरमैन वहां बैठे हुए थे मीटिंग पे, प्रोसिक्यूटर बैठे हुए थे, इसका मतलब नैब चेयरमैन को पता था। और इसीलिए जब इन्होंने जोर लगाया, आफ्ताब सुल्तान जो पहले नैब के चेयरमैन थे, उन्होंने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये इंक्वायरी होके बंद हो चुकी है। और ये इंक्वायरी थी, नैब डायरेक्टली इंग्लैंड के एनसीए से राब्ते में थे, और उन्होंने एनसीए ने जो उनके साथ जो सारी जो अंडरस्टैंडिंग हुई, वो ये मिनट्स के अंदर है। इस पे क्या चीज कही गई है ये भी समझ है। इस मिनट्स में ये लिखा जाता है कि ये अगर जो पैसा हमें सिर्फ एक चीज, बाकी तो कैश उन्होंने कहा आ जाएगा, जो एक चीज है वो 1 हाइड पार्क जो मलिक रियाज, अली रियाज ने खरीदा था नवाज शरीफ के बेटे हसन शरीफ से 50 मिलियन पाउंड का, तकरीबन 18 अरब रुपया, 18 अरब रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है नवाज शरीफ के बेटे से। और मैं फिर से कहता हूं कि वो बाहर इसलिए भागा, जब दोनों बेटे बाहर भाग गए कि हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं है। जब नैब ने उनसे ये सवाल पूछा, दोनों बाहर भाग गए, और भी जो उनकी प्रॉपर्टीज है, कहते जी हम जवाब दे नहीं है। और ये सुन लें कि वो सिर्फ इस पे ये मिनट्स में है कि जब अली रियाज वो प्रॉपर्टी बेचेगा,
جو اس نے حسن شریف سے خریدی تھی. اس کے بعد اگر تو وہ پیسہ نہ آیا تو پھر نیب بھی ایکشن لے گی اور پھر NCA بھی انگلینڈ ایکشن لے گی. اگر وہ پراپرٹی بیچ دیتا ہے تو یہ انکوائری بند ہو گئی, انکوائری کلوز ہو گئی تھی. تو میں نیب چیئرمین سے اب سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کا پتا ہوگا, کیونکہ یہ چیز کوشش کی گئی, یہ جو چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ لو, تو آفتاب سلطان تو نہیں مانا ہوگا اس چیز پہ, کیونکہ اس کو پتا ہوگا کہ یہ سارا یہ فراڈ ہے, یہ یعنی یہ کیس میرے اوپر جو کر رہے ہیں اس کی بنیادی کوئی نہیں ہے. اور یہ آپ سن لیں کہ مجھے اس چیز کا نہیں پتا تھا. اب اگر یہ کوئی سوچے گا کہ عمران خان نے یہ بند کروائی ہے, تو مجھے اگر پتا ہوتا تو میں جب نیب کی انکوائری کر رہا تھا میں تو تب ان کو بتاتا. مجھے تو آج یہ ملی ہے چیز. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے بند کرائی ہے تو میں تو پہلے جا کے نیب جب انہوں نے 3 گھنٹے مجھے بٹھایا نیب میں, میرے سے اس کے اوپر انکوائری کی کہ جی آپ کو پتا تھا, آپ نے کچھ کیا ہے, یا آپ نے وہ یعنی خیراتی یونیورسٹی بنانے کے لیے میں نے اس کا فائدہ کروایا ملک ریاض کا. اور یہ بھی پتا تھا جب یہ NCA سے بات کر رہی تھی نیب, تو ان کو پتا تھا کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسہ آنا ہے. ان کو یہ بھی پتا, کیونکہ ارینجمنٹ یہ تھی, تو ان کو تب بھی پتا تھا. یعنی جب آج سے 3 سال پہلے انکوائری تھی تو یہ نہیں تھا کہ ان کو نہیں پتا سپریم کورٹ میں پیسہ آنا ہے, یعنی ان کو گورنمنٹ آف پاکستان میں جو اب آپ کہہ رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیوں نہیں ہے گورنمنٹ, اگر اب تو پیسہ پاکستان آ گیا. ہمارے سامنے تو یہ تھا کہ جناب اگر آپ نے یہ ان کی اگریمنٹ جو NCA کی اور ریاض فیملی کی اگریمنٹ تھی, اگر آپ نے اس کو نہ مانا تو پھر آپ کو کیس کرنا پڑے گا لندن میں کہ کیا یہ پیسہ جو رکا ہوا ہے 190 ملین پاؤنڈ یہ واقعی منی لانڈرنگ کا ہے. یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. اس میں 5-6 سال لگ رہے تھے. تو اب تو پیسہ آ چکا ہے پاکستان میں. تو میں گورنمنٹ سے پوچھتا ہوں کیا چیز آپ کو روک رہی ہے, آپ کیس کر دیں, جا کے کہیں گے جی اب تو پاکستان, آپ کہیں جی ہم جا کے ثابت کریں گے منی لانڈرنگ کا پیسہ. کیوں نہیں ثابت کرتے؟ آپ نے کیوں نہیں کوشش کی؟ ہمیں بتایا گیا تھا کہ اگر آپ یہ ثابت نہ کر سکے 5-6 سال کے بعد کہ یہ پیسہ منی لانڈرنگ کا ہے, تو یہ پیسہ وہیں انگلینڈ رہ جائے گا. اس لیے ساری کیبنٹ نے مان لیا کہ ہاں جی پیسہ تو پاکستان لے کے آنا, اور ہوگا تو سپریم کورٹ میں پاکستان کے اندر پیسہ آیا نا. تو میں آج نیب چیئرمین سے خاص طور پہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سارے تو کیسز آپ بند کرتے جا رہے ہیں. شہباز شریف کا اور بیٹوں کا $7 ملین کا جو TT کیس ہے منی لانڈرنگ کا, اوپن اینڈ شٹ کیس, وہ تو آپ نے بند کر دیا. اور آپ کو جو کلو انکوائری بند ہو چکی تھی, آپ کے ساتھ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, جو اس میٹنگ میں بیٹھے تھے جب یہ انکوائری بند ہوئی ہے. آپ کا ضمیر کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ ایک آدمی جو بے قصور ہے اس کو آپ نے ساری دنیا میں ذلیل کروایا جھوٹا کیس بنا کے, جب آپ کو فیکٹس پتا ہونے چاہیے تھے, کیونکہ یہ تو نیب کے ریکارڈ میں, یہ مجھے کدھر سے ملا ہے, یہ تو آپ کے ریکارڈ میں تھا. تو انشاءاللہ اللہ الحق ہے, انصاف کا خدا ہے, مالک یوم الدین ہے, یہ کیس تو میں کروں گا پوری طرح. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میں آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, ساری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 3.5 سال میں اقتدار میں تھا, ان کو کون سے 2 کیس میرے اوپر کرپشن کے ملے. ایک ملا یہ کہ میں نے ایک خیراتی یونیورسٹی بنائی, اس کو فائدہ پہنچا کے, یہ جو سارا کیس آپ کے سامنے رکھا ہے, اور دوسرا کیس ہے توشہ خانہ کا. اب یہ 2 سائفر کے بارے میں بھی خان صاحب نے بتا دیا جو اسٹیٹمنٹ دے کے آئے ہیں, اور القادر ٹرسٹ کے بارے میں بھی. اور اسی لیے جو آفتاب سلطان صاحب تھے سابق چیئرمین, جو اپنی چیئرمین شپ چھوڑ کے چلے گئے, ریزائن کر کے چلے گئے, اور بتا کے گئے کہ ان کو کیا کہا جا رہا ہے, انہی پہ یہ پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ کیس بنائیں اور ان کو طلب کریں. انہوں نے انکار کر دیا. انہیں شہباز شریف صاحب کو انہوں نے انکار کیا, انہوں نے رانا صاحب کو انکار کیا, انہوں نے خواجہ صاحب کو انکار کیا, اور جانے سے پہلے وہ بتا کے گئے کہ میں اپنے ضمیر, قانون اور آئین کے خلاف نہیں جا سکتا. تو لہٰذا وہی کیس اس وقت بنا جو آلریڈی بند ہو چکا ہے. اب توشہ خانہ ہے, تیسرے توشہ خانے میں سائفر میں بھی باجوہ صاحب آ رہے ہیں نرغے میں, اور ادھر یہ توشہ خانہ ہے. توشہ خانہ میں بھی عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں باجوہ صاحب کے بارے میں, یہ ذرا سنیے کہ اس میں بھی مشکل وقت آنے والا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ توشہ خانہ کا, میں آپ سب کے سامنے کہتا ہوں, یہ ثابت ہوگا کہ ساری چیزیں میں نے قانون کے بیچ میں کی. لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے توشہ خانہ کھول ہی دیا ہے تو ساروں کی اب چیزیں نکالیں جو لوٹ مار ہوئی ہے توشہ خانہ میں, اور اس میں پتہ چلے گا نواز شریف, آصف زرداری, ان دونوں کی آپ کی چیزیں سامنے آئیں گی. اور وہ بھی پوچھ لیں کہ جو باقی جن کو چیزیں ملی ہیں وہ بھی انکوائر کریں. آرمی چیف کا پتہ چلوائیں کہ 6 سال جنرل باجوہ تھے, ان کو کتنے پریزنٹ ملے ہیں, اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ان کو ہم سب سے زیادہ پریزنٹس ملے, وہ بھی سارے ڈکلیئر کروائیں. اور پتہ چلوائیں کہ 5 گاڑیاں نکلی توشہ خانہ سے, 3 زرداری, مہنگی ترین گاڑیاں ہیں, BMW 2, لیکسس وہ سب سے مہنگی اور سب بلٹ پروف, دگنی قیمت کی. نواز شریف مرسیڈیز مہنگی ترین گاڑی 6.5 لاکھ میں لیتا ہے. پہلے تو تھا ہی غلط, 6.5 لاکھ میں 42 لاکھ سارا دکھاتا ہے مرسیڈیز کا, اور اس کے اوپر کوئی انکوائری نہیں. مریم اس کو جو BMW ملتی ہے وہ توشہ خانہ میں دیتی نہیں ہے,
सीधी सीधी चोरी है। तो नायब चेयरमैन साहब को ये चीजें तो नहीं नजर आ रही, क्योंकि मुझे लगता है आपको बुलाया हुआ है एक मकसद के लिए कि किस तरह पीटीआई को तोड़ना है। आपका मकसद करप्शन खत्म करना नहीं है, आपका मकसद ही कुछ और है। और मुझे ये भी अफसोस से कहना पड़ता है कि सारे इदारों को इस तरफ लगा दिया, सारे इदारों को जान के लगाया हुआ है एक पार्टी को तोड़ने के लिए और इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने के लिए या जेल में डालने के लिए। वो नहीं जो उनका असल काम है। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है। केपी के अंदर एक साल में 600 केस हो चुके, 636 केस दहशतगर्दी के हो चुके हैं। एजेंसीज का क्या काम है? क्या उनका ये काम नहीं है कि ये प्रीएम्प्ट करते हैं? उनका काम सिर्फ ये है कि जिधर जिधर तहरीक इंसाफ है उनको बस जेलों में डालो, उनको पकड़ो, उनको घर तोड़ो, पुलिस को इस्तेमाल करें घर तोड़ने के ऊपर, इनके घर तोड़ो, इनकी बिजनेसेस बंद करो, जिधर भी है कि किसी ना किसी तरह जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है उसको खत्म किया जाए। तो ये आपने देखा खान साहब ने 3 चीज़ों में अपना मौक़िफ़ दे दिया, और ये सिर्फ मौक़िफ़ इधर नहीं दिया बल्कि ये नैब को भी दे के आए हैं, FIA को भी दे के आए हैं, और तोशाखाना के बारे में बताया कि सबसे ज़्यादा तहाइफ जो हैं वो 6 सालों में खान साहब ने कहा कि बाजवा साहब को मिले हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जरदारी साहब और बाजवा साहब और नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा, ये लोग उस नरगे में आएंगे, और उन्होंने कोई खिलाफ कानून काम नहीं किया। तो सूरत हाल ये है कि मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इनके हाथ से निकलती जा रही हैं, और इसीलिए अब ये गालम गलोच पे उतरे हुए हैं। बहरहाल हमारे साथ रहिएगा और हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे, और अगले व्लॉग में इससे भी अच्छी खबरें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।